नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एजुकेशन की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम इन 4 प्रश्नों के उत्तर को विस्तार से देखेंगे, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जनक कौन है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। दोस्तों, मैंने इन सभी के उत्तर को बिल्कुल सरल भाषा में लिखे हैं ताकि आपको एग्जामों में लिखने में कोई कठिनाई ना आए। तो सब देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी कार्य को बहुत ही कम समय में कर देता है, कंप्यूटर कहलाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज है। दोस्तों, कंप्यूटर का जिन्होंने निर्माण किया था उनका नाम चार्ल्स बेबेज हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। दोस्तों, कंप्यूटर की पीढ़ी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पीढ़ियाँ होती क्या है। यहाँ पर है कंप्यूटर की पीढ़ी। जब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है तो उसको कंप्यूटर का नया जनरेशन कहा जाता है। जो भी मतलब दोस्तों कंप्यूटर में बदलाव आते हैं, जैसे कि नए नए वर्जन आते हैं, उनमें बदलाव आते हैं तो उनको हम पीढ़ियाँ कहते हैं और इंग्लिश में हम उन्हें जनरेशन्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं। दोस्तों, यहाँ पर है अभी तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं। प्रत्येक पीढ़ियाँ की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, उसके काम करने के तरीके अलग हैं तथा छोटे, सस्ते और अधिक कुशल तरीके से कार्य करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर है प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम पीढ़ी को। प्रथम पीढ़ी के बारे में यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर मैंने इतना लिखा है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का समय 1946 से 1956 तक माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1946 में एक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुई थी। इसको एकर्ट व मुचली ने बनाया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसका आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। इसके बाद है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब कुछ देखने में इस प्रकार के होते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब देखने में कुछ इस प्रकार के होते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब बड़े घटक थे, जिसके कारण पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार बहुत बड़े थे, एक कमरे की जगह लेते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था और स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इनके कार्य करने की क्षमता अत्यधिक धीमी थी। जो कि दोस्तों हमारे सबसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, जैसे कि एक कमरे के बराबर होते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, जिनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। प्रथम पीढ़ी की कुछ यहाँ पर एडवांटेज है, मतलब कि लाभ है। जैसे कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। मशीनी तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और चुंबकीय टैप का प्रयोग किया जाता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सैन्य कार्यों के लिए किया जाता था। और यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय के होते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत ही बड़े होते थे, वह एक कमरे के बराबर होते थे। आकार में बड़े होने के कारण अधिक बिजली की खपत करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए बहुत सारे एयर कंडीशनरों एसी का प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर बेहद महंगे होते थे। जैसा कि दोस्तों आप हर एक लाइनों को समझकर ही समझ जाना, यदि मैं हर एक लाइनों को विस्तार से समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, तो इसलिए आपको केवल पढ़ते जाना है और समझते जाना है। अब इसके बाद दोस्तों हमारी है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर कुछ हम जानते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के द्वितीय पीढ़ी का समय 1956 से 1964 तक माना जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टरों का उपयोग करने से हुई। ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा अधिक गति और विश्वसनीयता प्राप्त हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शाक्ले ने 1947 में किया। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार से देखने में होता है, जिसका आविष्कार यहाँ पर लिखा है शाक्ले ने 1947 में किया था। यहाँ पर ट्रांजिस्टर के साथ वैक्यूम ट्यूबों को बदलने से कंप्यूटर्स का आकार कम हो गया था। हाई लेवल मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया
तथा भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। पहला है बेंच प्रोसेसिंग, दूसरा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर द्वितीय पीढ़ी के कुछ एडवांटेज और यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहले हम देख लेते हैं एडवांटेज। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर अधिक तेज एवं विश्वसनीय थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा छोटे एवं कम खर्चीले थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, जिसके लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में बिजली की खपत कम होती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय तथा उद्योग में किया जाने लगा। इसमें फोर्ट्रैन, कोबल जैसे उच्च स्तरीय भाषा तथा असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। अब यहाँ पर कुछ हम डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में अभी भी बड़े थे, जिसके कारण इसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में परेशानी होती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को भी ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। यानी कि दोस्तों जो हमारी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इनसे हल्का सा छोटे हो गए थे, लेकिन अभी भी एक गर्म होते थे और इनको ठंडा रखने के लिए एसी की ज़रूरत पड़ती थी। अब देखते हैं ना तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी का समय। कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी का समय 1964 से 1971 तक माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटर सर्किट चिप आईसी चिप का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसके कारण कंप्यूटर की गति और कार्यकुशलता में काफ़ी वृद्धि हुई। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किलबाय ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कुछ इस प्रकार से देखने की होती थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग शुरू हुआ, जिसके प्रयोग से हम कंप्यूटर में डाटा डाल सकते थे व कंप्यूटर को निर्देश भी दे सकते थे। यहाँ पर तृतीय पीढ़ी कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका आकार छोटा था तथा वजन भी कम था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा कम ऊर्जा खपत करता था तथा अधिक विश्वसनीय था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को ज़्यादा चलाने पर बंद नहीं होता था तथा इसे मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसके हार्डवेयर के खराब होने की संभावना बहुत कम थी। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान था तथा इसको चलाना भी सरल था। पहले कंप्यूटर की तुलना में यह थोड़े सस्ते थे तथा हर एक व्यक्ति इसको खरीद सकता था। अपने निजी उद्देश्य के कार्यों के लिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग बढ़ गया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग अर्थात एक ही समय पर अनेक प्रोग्राम व प्रोसेसर को चला सकते थे। अब यहाँ पर कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं, डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं तृतीय पीढ़ी के। तृतीय पीढ़ी के समय कंप्यूटर को एसी की आवश्यकता होती थी। इंटीग्रेटेड चिप बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर थोड़े महंगे होते थे, जो कि हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे जो हमारे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनसे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा एबिलिटीज़ आ गई थी। इसमें इंटीग्रेटेड चिप का भी निर्माण हुआ था। अभी हम देखते हैं इसके बाद दोस्तों हमारा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर हम कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1971 से 2010 तक माना गया है। इस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित, जिसे लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इसके आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। जिस कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता था उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते थे। अल्टायर 8800 यह सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है जिसका निर्माण MITS नामक कंपनी ने किया था। उसके बाद 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर
का विकास किया जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि पीसी का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का जो हमारा वो चिप था, वो कंप्यूटर था, उसमें कुछ इस प्रकार के एडवांटेज लगे हुए थे। इसके बाद है इस पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से किया जाने लगा, क्योंकि यह अन्य पीढ़ियों की तुलना में काफ़ी सस्ते, तेज़ और अधिक विश्वसनीय थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इंटरनेट, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एमएस विंडो, एमएस डॉस और एप्पल ओएस का विकास हुआ था। चौथी पीढ़ी के हम लोग यहाँ पर कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं, जैसे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कम खर्चीली तथा अधिक तेज व विश्वसनीय थे। अन्य पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में इसके आकार बहुत छोटे, कम वजनी तथा विद्युत का उपयोग कम करते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को एसी की ज़रूरत नहीं थी। इसके रखरखाव सरल थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करना व चलाना बहुत ही सरल था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में उच्च स्तरीय लैंग्वेज जैसे C++, DBASE का उपयोग किया गया। इसमें जो न्यू लैंग्वेज ऐड की थी उसमें C++, DBASE का उपयोग किया जाने लगा इस चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की डिज़ाइन और तकनीकी जटिल है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के रखरखाव और मरम्मत के लिए अत्यधिक कुशल पेशेवरों की ज़रूरत पड़ती थी। माइक्रो प्रोसेसर चिप के खराब होने की संभावना इसमें अधिक होती थी। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के प्रयोग होने के कारण कई मामलों में एसी की आवश्यकता पड़ती थी। माइक्रो प्रोसेसर का डिज़ाइन और निर्माण बहुत जटिल कार्य था। VLSI सर्किट के निर्माण के लिए उन्नत तकनीक की पड़ती थी। बहुत कम गर्मी उत्पन्न करने के बाद भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों को अतिरिक्त कंपोनेंट को ठंडा करने के लिए पंखे की आवश्यकता भी पड़ती थी। अब इसके बाद दोस्तों लास्ट है हमारी पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 2010 से वर्तमान तक माना जाता है। यानी कि दोस्तों जो हमारा 2010 पिछले निकल गया है, उससे जो भी हमारा अभी चल रहा है, इसके बाद अभी दोस्तों हमारी छठवीं पीढ़ी नहीं आई है। जब हमारी छठवीं पीढ़ी आएगी तो भी दोस्तों मैं उसकी आपको एक अलग सी वीडियो बनाकर दूंगा। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर में अधिक बदलाव आया है। धीरे धीरे कंप्यूटर लैपटॉप, टैबलेट में बदल गए हैं। अब छोटे छोटे कंप्यूटर लैपटॉप बनने लगे हैं। कीबोर्ड, माउस, मोबाइल फ़ोन तथा अलग अलग से CPU, माइक्रोफोन, इन सब का आविष्कार हुआ है। साथ इनका अत्यधिक प्रचलन भी बढ़ने लगा है। यानी दोस्तों छोटे छोटे, यानी कि जो हमारा फ़ोन है, जो हमारी स्मार्ट वॉच होती है, इसे भी दोस्तों हम कंप्यूटर ही कहते हैं। इसके बाद नीचे हमारे इसकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पीढ़ी में उन कंप्यूटरों को शामिल किया है जो अधिक शक्तिशाली एवं उच्च तकनीक कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले जितने भी कंप्यूटर हैं। आज के कंप्यूटर इतने कुशल हैं कि वे जीवन के हर क्षेत्र जैसे कि अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, अंतरिक्ष एवं दूसरे प्रकार के शोध कार्यों में उपयोग किए जा रहे हैं। यह कंप्यूटर पोर्टेबल हैं तथा इंटरनेट से सहायता से सूचना एवं डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान तथा पैसों का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। आज कंप्यूटर इतने छोटे आने लगे हैं जिसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, कहीं पर भी इसे चला सकते हैं। दोस्तों आजकल जो हम लोग लैपटॉप है, ये हमारा इतना छोटा हो गया है कि इसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं और इसे आसानी से भी कहीं भी चला सकते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के यहाँ पर कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य हैं। इन कंप्यूटर की गणना क्षमता अत्यंत तीव्र तथा अधिक है। मल्टीमीडिया और एनिमेशन की वजह से कंप्यूटर शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में इसका उपयोग अति मात्रा में किया जाने लगा है। इंटरनेट से सोशल मीडिया के विकास से सूचनाओं का आदान प्रदान तथा एक दूसरे से संपर्क स्थापित करना आसान हो गया है। भंडारण के लिए ऑफिशियल डिस्क जैसे CD, DVD या ब्लू रेड डिस्क का विकास हुआ, जिनकी भंडारण क्षमता अत्यधिक है। दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया जा सकता है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
डालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कंप्यूटर हर एक परिस्थिति अनुसार स्वयं निर्णय ले सके। यूएलएसआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे ध्वनि, ग्राफिक्स, पिक्चर्स और टेक्स्ट आदि का निर्माण हुआ। सी सी प्लस प्लस, जावा, NET, नेट और ASP जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का भी प्रयोग 5वीं पीढ़ी में किया जाने लगा। अब इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज भी यहाँ पर देख लेते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर इतना आसान है कि लोग इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण इंसान का दिमाग सुस्त और बर्बाद हो रहा है, जिससे लोग आलस्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों के ज़्यादा उपयोग करने से थोड़ी मात्रा में हिट उत्पन्न हो जाते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर अधिक विश्वसनीय, तेज़ गति से कार्य करने वाले होते हैं, जिसके कारण इसने मनुष्यों की जगह दे दी है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। कंप्यूटर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं तथा मानव मस्तिष्क की रचनात्मक और सोचने की क्षमता को कम तथा बर्बाद कर रहे हैं। कंप्यूटर कई मामलों में खतरा भी बनता जा रहे हैं। इसके माध्यम से साइबर अपराध किए जा रहे हैं, जो आज सबसे बड़ी चुनौती है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर संचार और नेटवर्क अच्छा माध्यम है, लेकिन कुछ बुरे लोग इस तकनीक का उपयोग गलत एवं अनुचित जानकारी फैलाने के लिए करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने जो हमारी प्रथम पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी तक के जो हमारे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको विस्तार से समझ लिया होगा। यही दोस्तों फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि कंप्यूटर के जनक कौन है। यहाँ पर बात करते हैं कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। दोस्तों कंप्यूटर का जिन्होंने निर्माण किया था उनका नाम चार्ल्स बेबेज है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में भी माना जाता है। इनका जन्म 1991 में हुआ था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के क्षेत्र की शुरुआत के रूप में एनालिटिकल इंजन बनाने के बारे में सोचा। यानी कि दोस्तों जिन्होंने कंप्यूटर बनाया है चार्ल्स बेबेज ने, उन्होंने कंप्यूटर बनाने से पहले एक एनालिटिकल इंजन को बनाने के बारे में सोचा था, फिर उन्होंने कंप्यूटर बनाया था। चार्ल्स बेबेज ने भाप से चलने वाले बड़े से बड़े आकार के एनालिटिकल इंजन को बनाया। इसमें मशीन द्वारा प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है और इस मशीन के द्वारा कैलकुलेशन भी की जा सकती है, वह रिजल्ट को प्रिंट भी किया जा सकता है। इसके बाद से कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां आई और कंप्यूटर के नए नए रूप सामने आने लगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, इसके बाद से कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां आई और कंप्यूटर के नए नए वर्जन सामने आने लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारी प्रथम पीढ़ी से 5वीं पीढ़ी तक के जो हमारा उत्तर था, ये हमारी इसी पीढ़ियों के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। इसके बाद दोस्तों लास्ट है हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म में दोस्तों कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशनल रिसर्च। जैसा कि दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको इन सभी क्वेश्चन के बारे में विस्तार से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको इन प्रश्नों के उत्तर की PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी पास भी शेयर करें। अब मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।